अध्याय 87। सत्य का खुलासा हुआ। सहपाठी, वे वास्तव में अकेले मेइशू द्वारा धमकी दी गई थी। अगर यह फैलाना होता तो वे दूसरों का सामना कैसे करते। तथापि मेइशू के थोपने के तरीके को देखकर वे डरते हुए महसूस करते थे और बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। जैसा कि ग्रेड निदेशक अपनी कक्षा से गुजरा और देखा कि छात्रों ने एक साथ इकट्ठा किया, वह डूब गया और दरवाजा खटखटाया। आप क्या कर रहे हैं? आप हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में हैं और अभी भी समय का मूल्य नहीं जानते हैं। छात्रों ने अपने टकराव से बाहर निकले और सभी दिशाओं में बिखरे हुए। कुछ छात्र जो मेइम्यू की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीटों पर लौटने से पहले सांत्वना में अपने कंधे को दबाने की हिम्मत नहीं की। भीड़ को फैलाने के साथ मेइम्यू को उजागर किया गया था। ग्रेड निर्देशक ने उसे तुरंत देखा और भी अधिक डूब गया। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या मैंने आपको अपने माता पिता को फोन करने के लिए नहीं कहा? उद्धरण चिन्ह। प्रवेश द्वार से देखते हुए वे केवल मेइम्यू की कड़ी पीठ को देख सकते थे, जो उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति को समझने में असमर्थ थे। एक छात्र मदद नहीं कर सकता है, लेकिन मेइम्यू के लिए बोल रहा है। शिक्षक, क्या यह नहीं है कि मेइशू ने पैसा चुरा लिया है? आपने मेइम्यू के माता पिता को क्यों बुलाया? उद्धरण चिन्ह। ग्रेड निर्देशक हैरान दिख रहे थे। किसने आपको बताया कि मेइशू ने पैसे चुरा लिए हैं? असली चोर कोई और है। अफवाहें नहीं फैलाएं। छात्र को ग्रेड निदेशक की ओर मुड़ने से पहले मेइम्यू के कठोर आंकड़े पर अचंभित और नजर डाली गई। फिर आपने मेइम्यू के माता पिता को क्यों बुलाया? क्या मेइशू ने उसे बदनाम किया? आप पृथ्वी पर क्या बात कर रहे हैं? आप छात्र इतने व्यस्त हैं कि आप अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना भूल जाते हैं। मैंने कब कहा कि मेइशू ने मेइम्यू पर कुछ भी आरोप लगाया? ग्रेड निदेशक एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ छोड़ दिया। ग्रेड निर्देशक के दिखाई देने के बाद से मेइम्यू अपना सिर झुक रही थी। उसका चेहरा पीला था। जिन छात्रों ने ग्रेड निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा था, वे अब और भी अधिक भ्रमित थे। उनमें से एक मेइम्यू के पास चला गया, उसकी बाँह खींच रही थी। मेइम्यू, ग्रेड निदेशक ने कहा कि मेइशू ने आप पर कुछ भी आरोप नहीं लगाया। फिर आपने पहले जो कहा था उससे आपका क्या मतलब था? उन्होंने स्पष्ट रूप से मेइम्यू को मेइशू पर आरोप लगाते हुए सुना था, लेकिन ग्रेड निदेशक ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। अब कौन झूठ बोल रहा था? सच्चाई स्पष्ट थी। वेन मियाओ ने आखिरकार बदला लेने के लिए एक अवसर पाया और मजाक में कहा, किसी ने कुछ गलत किया और ग्रेड निर्देशक अपने माता पिता से बात करना चाहती है। वह शर्म महसूस करती है और सहानुभूति हासिल करने के लिए दूसरों को दोषी ठहराना चाहती है, जिससे आप मूर्ख सोचते हैं कि वह एक निर्दोष छोटा सफेद फूल है। जिन छात्रों ने मेइम्यू का बचाव किया था, वे कुछ समय पहले एक चुभने वाली सनसनी महसूस करते थे, यह महसूस करते हुए कि उन्हें धोखा दिया गया था। उनमें से एक पहला सवाल था, मेइम्यू, क्या उसने सच कहा? मेइम्यू अवाक था। चूंकि वह ग्रेड डायरेक्टर के कार्यालय से बाहर आई थी, इसलिए उसने पहले ही तय कर लिया था कि मेइशू को उसके लिए दोष लेना चाहिए। अन्यथा यदि उसके माता पिता को स्कूल में बुलाया जाता है, तो एक उत्कृष्ट छात्र के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। वह अपनी उत्कृष्ट छवि नहीं दे सकती थी, जिसे उसने सावधानी से बनाया था कि मेइशू के कारण इसे नष्ट कर दिया गया था। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ग्रेड निर्देशक इस समय गलियारे में दिखाई देंगे, उस दृश्य को देखेंगे जहां वे सभी मेइशू पर गैंग कर रहे थे। क्या अधिक है, वह व्यस्त छात्र ग्रेड निदेशक से सच्चाई के बारे में पूछताछ करने गया था। अब उसे क्या करना चाहिए? उसके चारों ओर जलते हुए गजों ने उसे पूरी तरह से शर्मिंदा महसूस किया। वह चाहती थी कि वह तुरंत छिपने के लिए एक छेद पा सके। मेइम्यू, आप कुछ भी क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या आप वापस आने के बाद से हमसे झूठ बोल रहे हैं? संदेह की आवाज उसके चारों ओर जोर से बढ़ी। मेइम्यू सब पर कांप गया और अंत में असहायता के आंसू उसके चेहरे को नीचे गिरा दिया। आप में से किसी से भी झूठ नहीं है। मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं किया, लेकिन निर्देशक ने मुझे अपने माता पिता को स्कूल में बुलाने के लिए कहा। एक को कुछ भी पता नहीं है। मेइशू वापस आने से पहले सुबह के समय ग्रेड निदेशक के कार्यालय में गए, फिर ग्रेड निदेशक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। एक सोचा शायद मेइशू ने शिक्षक से मेरे बारे में कुछ कहा था। उद्धरण चिन्ह। मेइम्यू आंसू में था और कई लड़कों ने अपने दिल को नर्म कर दिया और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। हालांकि कुछ अवधारणात्मक व्यक्तियों ने उसके कृत्य के माध्यम से देखा। यहाँ तक कि अगर मेइम्यू ने अब दयनीय रूप से बात की और समझाने की कोशिश की, तो यह उस निर्धारित तरीके से छिपा नहीं सकता था जब उसने मेइशू का सामना किया था। वह स्पष्ट रूप से हर किसी को विश्वास दिलाने का इरादा रखती थी कि अब वह जो कुछ भी कर रही थी, वह सब मेइशू के कारण थी। यहाँ तक कि अगर वह अनजाने में थी, तो उसने निश्चित रूप से मेइशू को प्यार से नहीं माना, जैसा कि उसने चित्रित किया था। बहुत से लोगों ने एक बार में मेइम्यू से खुद को दूर कर लिया, अब इसमें शामिल होने और उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अभी भी कई प्रशंसक मेइम्यू के आसपास एकत्र हुए थे। मेइशू ने उन्हें ठंड से देखा और एक परीक्षा पेपर निकाला। रास्ते से हट जाओ, आप प्रकाश को अवरुद्ध कर रहे हैं। आप अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अन्य करते हैं। उद्धरण चिन्ह। आप
वह व्यक्ति मेइशू का मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन मेइशू की हाल की तेजी से प्रगति और वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए जहां मेइम्यू के कारण बिना किसी कारण के उनसे पूछताछ की जा रही थी, भले ही वे मेइशू की तरह न हो, वे अब कुछ भी कहने के लिए नहीं आ सकते थे। मेइम्यू ने जल्दबाजी में अपने आंसू पोंछे और माफी मांगी। बहन, मुझे खेद है कि अभी क्या हुआ है। मैंने आपको गलत समझा। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे परेशान न करें और फिर से अपनी पढ़ाई में गड़बड़ी करें। मेइशू ने भी उसे नहीं देखा और परीक्षा के पेपर पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने शब्दों में कोई दया नहीं की और मेइम्यू ने अपने होठों को उकसाया, अनिच्छा से लाल आंखों से सिर हिलाया। फिर वह कक्षा से बाहर भाग गई और अगली कक्षा शुरू होने तक भी वापस नहीं आई। अध्याय 88 जल्दी से उसके सहपाठियों के साथ करीब हो गया। शुक्रवार को आउटिंग के लिए प्रस्थान से ठीक पहले स्कूल के प्रसारण पर एक घोषणा की गई थी और मनी चोरी की घटना के परिणामस्वरूप आखिरकार एक परिणाम था। ये पता चला कि स्कूल के एक छात्र ने अपराध करने के लिए एक बाहरी व्यक्ति से टकराया था। हालांकि बाहरी व्यक्ति की मदद करने वाले छात्र की पहचान के लिए स्कूल ने कहा कि यह अभी भी जांच के दायरे में था। मेइशू और मेइम्यू को शामिल करने वाली हालिया हाई प्रोफाइल घटनाओं के कारण यह एक मस्तिष्क के साथ किसी के लिए स्पष्ट था कि मेइम्यू और चोरी के बीच कुछ संबंध था। हालांकि कुछ लोग अभी भी सच्चाई के लिए अंधे रहे और मेइम्यू की आलोचना करने वालों के साथ संघर्ष में समाप्त हो गए। वातावरण तनावपूर्ण था और मेइम्यू ने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया, बीच में पकड़ा गया। इस घटना और मेइम्यू के पीछे के रक्षकों के कारण कई लोग उसके लिए एक मजबूत विकृति महसूस करने लगे। स्कूल फोरम पर उसका समर्थन करने वाली आवाजें धीरे धीरे घट गईं, जबकि मेइशू के वेनमियाओं का बचाव करने और पूरी कक्षा का सामना करने के लिए एकल रूप से फैलने और उसकी बहुत प्रशंसा अर्जित करने का कार्य किया। आउटिंग स्थान की सवारी के दौरान कई छात्र इन मामलों पर चर्चा कर रहे थे। मुझे वास्तव में लगता है कि मेइशू काफी शांत है। काश का एक अच्छा दोस्त होता जो मेरे लिए इतनी लंबाई में जाता। मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन मेइम्यू के पीछे के उन अंधे अनुयायियों को सिर्फ पागल कर दिया जाता है। मैंने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहने की हिम्मत की। मेइम्यू की प्रतिष्ठा ने वास्तव में हाल ही में एक हिट लिया है, एक अब उसे पसंद नहीं है। जितना अधिक मैं उसे देखता हूँ उतना ही नकली वह लगता है और वह मेइशू के रूप में भी सुंदर नहीं है। उद्धरण चिन्ह मैंने सुना है कि कुछ फोरम प्रशासक हैं जिन्होंने मेइशू के शिविर में कमी की है और वे गुप्त रूप से स्कूल बैले के लिए एक नया वोट रखने की तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में तब मैं निश्चित रूप से मेइशू के लिए वोट करूंगा। उद्धरण चिन्ह मुझे भी। मैं जैसे जैसे ये आवाजें उसके कानों तक पहुंचती थीं, झोली ने उन्हें याद दिलाने के लिए अपने गले को हल्के से साफ कर दिया। क्या हमारे स्कूल के मंच पर अभी भी एक स्कूल बैले वोट है? आप कैसे वोट करते हैं? एक भी भाग लेना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह उसके शब्दों ने तुरंत उसके आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। झोली ने एक पल के लिए संकोच किया और फिर शर्मा गया। गलतफहमी मत करो, एक स्कूल बैले चयन में भाग नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ वोट करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे अचानक एहसास हुआ कि आप भी काफी सुंदर हैं। लड़कियों में से एक ने इस पर ध्यान दिया और झोली की कलाई को पकड़ लिया, हंसते हुए, अपनी तस्वीर वहां रखो और आपको बहुत सारे वोट भी मिल सकते हैं। झोली ने शर्मिंदगी में अपना हाथ वापस खींच लिया। ऐसा मत कहो, इस तरह के चयन में एक कैसे भाग ले सकता है? उद्धरण चिन्ह लड़की उत्सुक थी। अपने आप को कम मत समझो, आप वास्तव में अच्छे लग रहे हैं और मैंने आपको कल लुयान के साथ चलते हुए देखा। क्या आप दो करीब हैं? झोली ने सिर हिलाया। हाँ, हमारे परिवार करीबी दोस्त रहे हैं और एक उसके साथ बड़े हुए हैं। आपके पास एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। लड़की की आंखें ईर्ष्या के साथ चमकती थीं। क्या आप कृपया उसे मेरे लिए एक समस्या समझाने के लिए कह सकते हैं? मुझे उसकी विचार प्रक्रिया सुनना अच्छा लगता है, बस एक बार कृपया। उद्धरण चिन्ह झोली ने संकोच किया और कहा, 1-11 उससे पूछे, लेकिन वह आमतौर पर अपनी पढ़ाई में काफी व्यस्त है। इससे पहले कि वह अपनी सजा खत्म कर पाती, एक कार ने अतीत को फुसफुसाया और अंदर से हंसमुख आवाजें बह गईं। लुयान उस लड़की के साथ लिचेल में हाल के बदलावों को पेश करते हुए मुस्कुरा रहे थे। हर शब्द झोली के कानों तक पहुंच गया, जो जोर से थप्पड़ की तरह था। झोली में अन्य छात्रों की टकटकी तुरंत बदल गई और कुछ ने भी कहा, एक बचपन की प्रेमिका पहली नजर में प्यार की तुलना में कुछ भी नहीं है। लेकिन इस मेइशू में ऐसी क्षमता कैसे होती है? उसका आकर्षण क्या है? उद्धरण चिन्ह मैंने सुना है कि मेइशू और लुयान भी बचपन के दोस्त हैं। जिस व्यक्ति ने कहा कि यह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन झोली में अपनी टकटकी को स्थानांतरित कर सकता है, तो आपको लंबे समय तक मेइशू को भी जानना चाहिए, है ना? नहीं, मैं नहीं करता। झोली ने जल्दी से इनकार कर दिया। जब तक एक को लुयान को पता चला, मेइशू ने पहले ही मेरे परिवार को छोड़ दिया था। अच्छा ऐसा है, अन्य लोगों ने लापरवाही से कहा और इस विषय को बदल दिया, जिससे झोली को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। झो परिवार कभी लिचेंग में एक प्रमुख परिवार था, लेकिन कुछ बदलावों के कारण वे दूसरे शहर में चले गए।
इस बार वे अपनी प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने के लिए वापस आ गए थे। झोली कोई नहीं रहना चाहता था। उन्होंने बातचीत में शामिल होने की पहल की। हालांकि मेरा परिवार इस सप्ताह के अंत में एक भोज की मेजबानी करेगा और लुयान भी वहां होंगे। यदि आपके पास कुछ कहना है तो आप उसे आमने सामने बता सकते हैं। छात्रों की आंखें उज्ज्वल हो गईं। आपका मतलब है कि हम भोज में भाग ले सकते हैं? आपका परिवार वास्तव में एक भोज की मेजबानी करने जा रहा है? वाह, क्या आप एक महल में एक राजकुमारी हैं? एक पल में सारा ध्यान झोली पर वापस आ गया था। वह मुस्कुराए और कहा, यदि आप आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसका स्वागत है। मैं आपको पता और समय बाद भेजूंगा। उद्धरण चिन्ह, ये बहुत अच्छा है। संपर्क जानकारी की जानकारी दें। अध्ययन के भगवान से मिलने और उनके क्षितिज को व्यापक बनाने का अवसर बहुत आकर्षक था। इन लोगों ने अब झोली को एक करीबी दोस्त माना और निम्नलिखित विषय ज्यादातर उसके और लुयान के बारे में थे। जब तक वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तब तक झोली अपने सहपाठियों के साथ पहले से ही करीब हो गया था। एक ऐसी स्थिति तक पहुंच गया जो मेल म्यू के लिए हीन नहीं था। अध्याय 89, पहाड़ पर चढ़ने के लिए रेसिंग। छात्रों को गंतव्य पर जाने के लिए 8 बसों में विभाजित किया गया था। छात्रों की भावनाओं का ध्यान रखने के लिए स्कूल के अधिकारियों ने कक्षा के छात्रों को एक बस में एक साथ बैठने के लिए मजबूर नहीं किया। हालांकि एक बार जब वे गंतव्य पर पहुंचे तो प्रत्येक कक्षा के शिक्षक अभी भी मौजूद छात्रों की संख्या की जांच करेंगे। लुयान मेईशू के साथ अपनी बस में वापस आ गया और फुसफुसाया, मैं बाद में आपको ढूंढूंगा। मैं बहुत सारे स्नैक्स लाया। ठीक है, मेईशू ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनकी बातचीत आसपास के लोगों के कानों में गिर गई और उनमें से कई ने ईर्ष्या के साथ मेईशू को देखा। उनका इतना अच्छा रिश्ता है। वाह, एक विशेष लुयान के साथ बैठ सकता है और शायद उससे कुछ और सवाल पूछने का मौका ले लो। दूर से झोली ने उन दोनों को स्नेहपूर्वक फुसफुसाते हुए देखा और एक मुस्कान के साथ चले गए। लुयान, आप दोनों का एक महान रिश्ता है। वैसे मैंने बस कई सहपाठियों को सप्ताहांत के भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हम एक साथ मजे कर सकते हैं। लुयान ने थोड़ा सिर हिलाया। यह आपके परिवार का स्वागत भोज है, इसलिए आप इसे स्वयं व्यवस्थित कर सकते हैं। मैं अभी जाऊंगा। ओह, झोली कुछ और कहना चाहता था लेकिन लुयान पहले से ही लंबे समय तक चले गए थे। वह केवल मेईशू पर अजीब तरह से मुस्कुरा सकती है। मेरी माँ ने मेरे परिवार को भी निमंत्रण भेजा है। आप हमारे घर जाने के लिए स्वागत करते हैं? ठीक है, मेईशू ने लापरवाही से जवाब दिया। झोली अपने दोस्तों की शकल में वापस आ गए, संतुष्ट होकर उनके साथ हंसते हुए। वेन मियाओ चुपचाप मेईशू के पक्ष में चले गए और कृपया उन्हें याद दिलाया। वह बस में पूरे समय लुयान के साथ अपने रिश्ते के बारे में घमंड कर रही थी। आपको उससे सावधान रहना होगा। मुझे क्या सावधान रहना चाहिए? मेईशू चकित। वेन मियाओ ने उसे अजीब तरह से देखा। बेशक, लुयान को आपसे दूर चोरी करने की कोशिश करने से सावधान रहें। वह मेरा सिर्फ एक पुराना दोस्त है। मेईशू मुस्कुराया। वेन मियाओ ने स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं किया। लुयान ने हमेशा लड़कियों को ठंड से और उदासीन रूप से इलाज किया था, लेकिन केवल मेईशू का सामना करते समय उन्होंने अवचेतन रूप से एक मुस्कान का खुलासा किया। वे सभी किशोर थे। वे इस तरह के एक साधारण मामले को कैसे नहीं समझ सकते थे? वेन मियाओ ने ईमानदारी से चिंतित थे कि मेईशू की क्यूलेसनेस ने उसे लुयान को खो दिया था, इसलिए उसने सलाह दी, आपको अभी भी झोली से सावधान रहना चाहिए। उसके पास निश्चित रूप से उल्टे इरादे हैं। पता है, मेईशू पिछली घटना के बारे में नहीं भूलते थे। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर वेन मियाओ ने अनिच्छा से राहत महसूस की। रोल कॉल के बाद ये सुनिश्चित करते हुए कि कक्षा में सभी छात्र मौजूद थे, शिक्षकों ने समूह को पर्वत पिकनिक क्षेत्र की ओर ले जाया। उनका लक्ष्य पिकनिक के लिए माउंटेन टॉप में खुली जगह तक पहुंचना था और शाम से पहले वापस आना था। जब वे पहाड़ के बीच में पहुंचे तो कई छात्र भागीदारों को खोजने के लिए पहले ही बिखरे हुए थे। इस समय लुयान भी आया और मेईशू के साथ चले। थकान महसूस कर रहा हूँ। क्या आप आराम करना चाहते हैं और कुछ पानी है? उद्धरण चिन्ह। लुयान चिंतित थे कि मेईशू के लिए चढ़ाई बहुत अधिक हो सकती है क्योंकि कई छात्र जो नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते थे, उन्हें चुनौतीपूर्ण लगेगा। हालांकि जो वह नहीं जानता था कि मेईशू के पास अब लगभग एक बैल की ताकत थी। एक पहाड़ पर चढ़ना उसके लिए कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि अगर उसे और चलना था तो वह आसानी से इसे संभाल सकती थी। मैं ठीक हूँ। क्या आपका पतला काया इसे संभाल सकता है? मेईशू ने चंचलता से पूछा, उस पर नजर डालते हुए। लुयान ने तुरंत असंतोष में अपना चेहरा उठाया। मैं कहा हूं, मैं स्लिम कपड़े पहनता हूँ, लेकिन जब एक मेरे कपड़े उतारते हैं तो वहां मांस नीचे होता है। आपने इसे तब देखा जब हम बच्चे थे। उद्धरण चिन्ह। मैंने आपको केवल एक गेंद के रूप में देखा था जब आप एक बच्चे थे। मेईशू ने उसे मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। लुयान का चेहरा लाल हो गया और उसने दूर देखा। जब मैं एक बच्चा था तब से मैं अलग हूँ, मुझे उसी पुरानी आंखों से नहीं देखते। मेईशू ने सिर हिलाया। कैसे हमारे पास ये देखने के लिए एक दौड़ है कि कौन तेजी से शीर्ष पर पहुंच सकता है।
लू यान को तुरंत दिलचस्पी हो गई। जरूर, और हारे हुए को एक गीत को सजा के रूप में गाना होगा। सौदा। वे जल्दी से सहमत हो गए और सेट करने से पहले एक साथ गिनती शुरू कर दी। उनके आसपास के शिक्षकों और छात्रों को उनके उत्साह से अचंभित कर दिया गया और उनके लिए रास्ता बनाया गया। प्रिंसिपल, जो मोर्चे पर समूह का नेतृत्व कर रहा था, अचानक से आगे निकल गया था और उसे प्रतिस्पर्धा के साथ प्रज्वलित कर दिया गया था। ऐसा लगता है कि हम बूढ़े लोग इसे आसान नहीं कर सकते। हमें युवाओं के रूप में प्रतिस्पर्धी होना होगा। हेक्टिका ने उत्सुकता से सहमति व्यक्त की। हाँ हाँ प्रिंसिपल, हमारे पास एक दौड़ भी कैसे है? उद्धरण चिन्ह। ठीक है। प्रिंसिपल के चेहरे ने एक जोरदार मुस्कान दिखाए और उनके 30वें दशक और 40वें वर्ष के कई मध्यम आयु वर्ग के लोग एक पंक्ति में खड़े थे, अपनी मांसपेशियों को खींचते हुए, और एक पहाड़ी पर चढ़ने की दौड़ में प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। जब झोली ने तेजी से उन दोनों को गुजरते हुए देखा तो वह तुरंत साथ हो गई। उसके सहपाठी जो उसके साथ थे, वह उसके अचानक त्वरण से हैरान था। सबसे पहले वे आसानी से ऊपर रख सकते थे, लेकिन जैसे जैसे वे अधिक होते गए, उन्हें जारी रखना मुश्किल हो गया। सांस के लिए हौंफते हुए वे पहाड़ के रास्ते पर रेलिंग से चिपक गए और एक और कदम उठाने से इनकार कर दिया। हम अब और नहीं जा सकते, लिली, आप आगे बढ़ें। उन दोनों को आगे और आगे बढ़ते हुए देखकर झोली केवल समझौते में सिर हिला सकता है और कहा, ठीक है, मैं बाद में माउंटेन टॉप में आपके लिए इंतजार करूंगा। नियमित व्यायाम की अपनी आदत के साथ पहाड़ पर चढ़ना झोली के लिए मुश्किल नहीं था। अगर यह उसके पीछे के लोगों के लिए उसे नीचे खींचने के लिए नहीं होता तो वह मेशू और लुयान द्वारा पीछे नहीं छोड़ा जाता। अध्याय 90 उसके लिए आ रहा है। झोली ने अपनी गति तेज कर दी और उनके साथ पकड़ा। आगे लुयान और मेशू कुशलता से एक दूसरे के साथ छेड़ रहे थे और मजाक कर रहे थे, ये संदेह करते हुए कि दूसरा अब और नहीं पकड़ सकता है। वास्तव में वे दोनों लगातार सांस ले रहे थे, न कि पसीने की एक बूंद देखे जाने के लिए। उन दोनों की तुलना में झोली सांस के लिए हौंफते हुए लग रहा था। उसने लुयान से संपर्क किया और चंचलता से अपने कंधे को थपथपाया। लुयान, क्या आप दो एक शर्ट बना रहे हैं? मुझे गिने। लुयान की मुस्कान, जिसे उन्होंने केवल मेशू को दिखाया था, पूरी तरह से गायब हो गया। हम तेजी से चल रहे हैं, क्या आप रख सकते हैं? झोली ने अपनी सांस रोक दी और कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया। मैं यहाँ हूँ, मैं नहीं हूँ। लुयान, बस मुझे आपके साथ जुड़ने दो। मैंने आपको धीमा नहीं किया। और देखो, मैं रख सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता? लुयान ने अपने भौं को उकसाया। यदि आप अनुसरण करना चाहते हैं तो फॉलो करें। मेशू और उसके प्रति उनका रवैया स्पष्ट रूप से अलग था, लेकिन झोली बेखबर लग रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान पहने हुए, फिर आपने मुझे अभी तक दांव के बारे में नहीं बताया। अगर मैं जीतता हूं तो क्या होगा? क्या इसका मतलब है कि लुयान को सजा स्वीकार करने के लिए एक मिलता है? उद्धरण चिन्ह। हम गायन पर शर्त लगाते हैं। हारे हुए को पर्वतारोही में गाना है। क्या आप भाग लेना चाहते हैं? लुयान को बोलने का मौका देने से पहले मेशू ने उत्तर दिया। लुयान स्पष्ट रूप से उसे बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेशू ने पहले ही बात कर ली थी और वह सीधे अपनी नाराजगी नहीं दिखा सकता था। झोली ने खुशी से जवाब दिया, जरूर, यह एक सौदा है। वैसे मैंने पहले लुयान को गाते नहीं सुना है। मैं बाद में जीतना सुनिश्चित करता हूँ। लुयान ने एक कठोर चेहरा रखा। मैं हार नहीं गया। बोलने के बाद वह जल्दी से आगे बढ़ता है और निश्चित रूप से मेशू आसानी से अपनी गति के साथ रख सकता है। सबसे पहले झोली को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसा कि उन्होंने जारी रखा, वह अपनी ऊर्जा को खत्म करने लगी। वह रुकना और आराम करना चाहती थी, लेकिन वह दोनों के पीछे रहने से डरती थी, इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और लुयान के साथ रहने की कोशिश की। उनके पीछे कई छात्रों ने झोली चैटिंग और लुयान के साथ हंसते हुए देखा और उनका दावा किया कि वह और लुयान बचपन के दोस्त थे। झोली के लिए ईर्ष्या छात्रों के बीच बढ़ी और उनमें से कुछ के पास उसके करीब आने के विचार थे। दूसरी ओर मेन्यू सभी तरह से सूचीबद्ध लग रहा था। सभी के सामने उसकी चाल के लिए कल उजागर होने के बाद वह अचानक कम बातूनी हो गई और तेजी से बढ़ने के इरादे के बिना अकेले चली गई। हालांकि वह आगे के सहपाठियों से दूर और दूर हो रही थी, लेकिन वह उनके साथ पकड़ने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रही थी। इसके बजाय उसने बस अपना सिर नीचे रखा, अपना रास्ता खुद से चलते हुए। ली झेन ने मेन्यू के बदलाव पर ध्यान दिया था। उनका शुरुआती इरादा मेशू के करीब पहुंचना था, लेकिन वह अपनी गति के साथ नहीं रह सकते थे और वह खुद को शर्मिंदा करने से डरते थे। नतीजतन उन्होंने अगला सबसे अच्छा विकल्प लिया और एक संबंधित अभिव्यक्ति को दिखाते हुए मेन्यू के पक्ष में आए। आप आज आत्माओं से थोड़ा बाहर लग रहे हैं। क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? मेन्यू को उम्मीद नहीं थी कि ली ज़ेन फिर से उससे बात करेंगे। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया, आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गया। नहीं, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने सहपाठियों के साथ मजे करें। उसके पीले रंग और नाजुक काया के साथ मेन्यू के पास एक बीमार सुंदरता की आभा थी, जिसने ली ज़ेन का दिल थोड़ा आगे बढ़ा और वह उसके करीब आ गया।
यदि आप थक गए हैं तो अपने आप को मजबूर न करें, मुझे आराम के लिए पास के मंडप में मदद करने दें। उद्धरण चिन्ह। मेई ने धीरे से सिर हिलाया जिससे वह उसका समर्थन कर सके और उसे किनारे पर बैठा दिया। हालांकि वह पहाड़ के नीचे बादलों और धुंध के दूर के दृश्यों को देखती रही। ली जेन को नाजुक आकर्षण मई ने पसंद किया और वह जंटल बन गया। मुझे लगता है कि एक ने आपकी माँ को कल स्कूल में देखा था। ये किस बारे में था? इसका उल्लेख करने पर मेई का चेहरा और भी पलट गया। वह हकलाया, एन कुछ भी नहीं, बस ग्रेड निदेशक मेरे कॉलेज की योजनाओं के बारे में पूछना चाहता था और मेरा परिवार किस स्कूल में मुझे आवेदन करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। आपके पास अच्छे ग्रेड हैं और शिक्षक स्वाभाविक रूप से आपके बारे में परवाह करते हैं। ली जेन ने उसके साथ कुछ अनुपस्थित रूप से बातचीत की क्योंकि उसने मेई की नाजुक प्रोफाइल पर नजर डाली। किसी कारण से मेई का थोड़ा भी चेहरा उसके दिमाग में दिखाई देता रहा। यदि ये दोनों बहनें दोनों एक ही समय में उसके साथ हो सकती हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर उसे दोनों के बीच चयन करना होता तो यह एक बड़ी दुविधा होती। दूरी में जियांग वह और जियांग है एक आदमी के दोनों किनारों पर खड़े थे जो लोगों की रेखा को माउंटेन टॉप से उनकी ओर देख रहे थे। मास्टर एसआई नंबर आई हाई स्कूल के छात्र इस तरह से आ रहे हैं। आप भीड़ की तरह नहीं हैं। आराम करने के लिए पास की संपत्ति में क्यों नहीं जाएं? लूसी कुछ दूरी पर लोगों के समूह को देखते हुए भी खड़ा था। उन्होंने जल्दी से सामने एक परिचित आकृति को देखा और एक सार्थक मुस्कान धीरे धीरे अपने होंठों के कोने पर बनाई गई। उसे बाद में ले आओ, लेकिन लुयान को पता न करें। हाँ, जियांग ने सिर हिलाया। दूसरी ओर मेई और लुयान बिना किसी स्पष्ट विजेता के एक साथ पर्वतारोही तक पहुंच गए। हालांकि उनकी स्थिति पूरी तरह से अलग थी। लुयान पहले से ही थकावट से भारी सांस ले रहा था जबकि मेई अभी भी आराम से लग रहा था। न केवल अन्य छात्रों ने मेई की असाधारण शारीरिक शक्ति को नोटिस किया, यहाँ तक कि प्रिंसिपल की टकटकी भी मदद नहीं कर सकती है बल्कि उसके लिए तैयार हो सकती है। भविष्य में हमारे स्कूल में छात्रों को अपनी पढ़ाई के दौरान भी मेई जैसे शारीरिक प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। अध्याय 91। मास्टर एसआई जियोबाओ के लिए कोई मैच नहीं है। प्रिंसिपल द्वारा प्रशंसा की जानी छात्रों के लिए काफी सम्मान थी। बहुत से लोग मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन ईर्ष्या और गुनगुनाते हैं, मजबूत शारीरिक फिटनेस होने के बारे में क्या बहुत अच्छा है। हम एथलीट नहीं हैं। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में शामिल होना हमारे ग्रेड पर निर्भर करता है। मेई के ग्रेड के साथ भले ही वह एक एथलीट बन जाए, कोई भी कॉलेज उसे नहीं चाहेगा। उद्धरण चिन्ह। यही सच था। मेई के ग्रेड सबसे नीचे थे और तथ्य यह है कि उसने ग्रेड में पूरी कक्षा को नीचे खींच लिया था, पहले से ही पूरे ग्रेड में फैल गया था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि मेई पहले से ही काफी बदल गया था। विशेष रूप से उन छात्रों ने जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेई के परीक्षा पत्रों की जांच की थी, उन्होंने दोषी महसूस किया और बोलने की हिम्मत नहीं करते हुए अपने सिर को नीचे रखा। मेई और लुयान ने 10 मिनट के लिए पर्वतारोही में आराम करने के बाद झोली आखिरकार आ गया, पीला और कमजोर दिख रहा था। वह लुयान के बगल में बैठी और कहा, लुयान, मैं असहज महसूस करता हूँ। हो सकता है कि एक अभी तीव्र व्यायाम के कारण हाइपोक्सिया से पीड़ित हो। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए आप पर झुकने दे सकते हैं? बस थोड़ी देर बाद। मुझे डर है कि एक बाद में बेहोश हो सकता है। लुयान ने दूसरों को उसे छूते हुए नापसंद किया, खासकर जब झोली सभी को पसीना बहा रहा था, एक भट्टी की तरह गर्मी का उत्सर्जन कर रहा था। वह मेई से थोड़ा दूर चला गया और एक और स्थान की ओर इशारा किया, आप वहां पर स्तंभ के खिलाफ झुक सकते हैं। झोली ने न जाने का नाटक किया और ढहने की कगार पर बह गए। इसे किसी भी तरह से सहन करने में असमर्थ, लुयान उसका समर्थन करने के लिए पहुंच गया। बस थोड़ी देर के लिए झुक गया और फिर आप आराम करने के बाद वहां बैठ सकते हैं। धन्यवाद लुयान, चिंता मत करो, मैंने आपको कोई परेशानी नहीं दी है। जब मैं बेहतर महसूस करता हूं तो मैं उठूंगा। जैसा कि उसने कहा, झोली लुयान की पीठ के खिलाफ कमजोर रूप से झुक गया। लुयान कठोर हो गया, असहज महसूस कर रहा था और असहज रूप से चला गया। अंत में वह डूब गया और मेई को देखा, क्या आप प्यासे हैं? एक, मेरे बैग में कुछ ठंडा पानी है। कोई जरूरत नहीं है, मैं वहां से कुछ खरीदूंगा। मुझे थोड़ा भूख भी लगी है। मेई ने पास के स्नैक स्टॉल की ओर इशारा किया और तुरंत चलने के लिए खड़े हो गए। लुयान का पालन करना चाहता था लेकिन वह अभी भी एक प्लास्टर था जो उसकी पीठ पर अटक गया था और इससे छुटकारा नहीं मिला, इसलिए वह केवल उसकी छुट्टी को अकेले देख सकता था। उसके पीछे झोली ने विजयी तरीके से मुस्कुराया। मेई, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं धीरे धीरे लुयान को आपसे दूर कर दूंगा। बाद में आने वाले अन्य छात्र लुयान पर झोली झुकाव के दृश्य को याद नहीं करते थे, यहाँ तक कि जो लोग झोली द्वारा पीछे छोड़ दिए गए थे और अब उसके साथ परेशान महसूस करते थे, अब केवल ईर्ष्या महसूस हुई। अगर केवल वे लुयान की तरह बचपन का दोस्त हो सकते हैं। हालांकि वे अपने दिलों में जानते थे कि ऐसी बात उनके लिए अप्राप्य थी। दूसरी ओर मेई दृश्यों का आनंद लेने के लिए अकेले एक शांत कोने में गए।
उसने अपनी बाहें खोली और उसके चारों ओर बहने वाली ताज़ा हवा में बास्केट किया, खुशी की एक विशाल भावना महसूस कर रही थी। लेकिन यह आनंद लंबे समय तक नहीं रहा, क्योंकि मेइशू के पीछे एक लंबा आंकड़ा दिखाई दिया। उस आदमी की छाया ने मेइशू को प्रकाश के खिलाफ डाला। मेइशू का शरीर कठोर हो गया और वह इस बात की पुष्टि करने के लिए कि अचानक उसके पीछे खड़ा था। आखिरकार, भले ही उसके सामने एक रेलिंग थी, वह एक खतरनाक चट्टान के किनारे के पास खड़ी थी। हालांकि जैसे ही वह घूमती थी, मेइशू दंग रह गई। उसने कभी इस व्यक्ति को देखने की उम्मीद नहीं की। तुम यहाँ क्यों हो? मेइशू ने उसके पीछे की दिशा में देखा। क्या जियोबाओ पहाड़ पर भी चढ़ने के लिए आया था? जियोबाओ नाम सुनने पर जयांग वह मुस्कुराते हुए बिखर गया और एक लंबे समय के बाद उसका मुंह थोड़ा जुड़ गया और उसने जवाब दिया, मिस मास्टरसी आपको देखना चाहता है। मैं नहीं जा रहा हूँ। मेइशू ने निर्णायक रूप से इनकार कर दिया। यदि वह व्यक्ति जियाओबाओ था तो वह उसे देखकर बुरा नहीं मानती। आखिरकार उसके पास बौद्धिक अक्षमता हो सकती है और उसे धैर्य रखना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन मास्टर सी कौन था? वह उसे नहीं जानती थी, इसलिए उसे उससे मिलने के लिए सहमत क्यों होना चाहिए? जियांग उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मास्टर एसाई के अनुरोध को अपने शीर्षक को सुनने के बाद इतनी दृढ़ता से अस्वीकार कर देगा। वह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए नहीं रख सकता है। मिस जियोबाओ भी आपको देखना चाहता है। उन दो शब्दों को सुनने के बाद मेइशू ने आखिरकार कुछ प्रतिक्रिया दिखाई। वह कहाँ है? एक इस बार मेरे शिक्षक और सहपाठियों के साथ यहाँ आया था। मैं बिना अनुमति के बहुत लंबे समय तक नहीं जा सकता। जियांग ने राहत की सांस ली। मिस, कृपया निश्चिंत रहें, वह पास के मंडप में है। मेइशू ने तब सहमति व्यक्त की। ठीक है, 11 जाओ और जियोबाओ को देखें। इसके अलावा मैं कुछ कैंडीज लाया जिसे वह खाने के लिए प्यार करता है। जियांग वह थोड़ी देर के लिए अवाक था। यदि उसके गुरु को पता चला कि वह अपने दूसरे व्यक्तित्व के रूप में लोकप्रिय नहीं था, तो उसे नहीं पता था कि क्या वह इतना क्रोधित होगा कि वह मिस मेई को पहाड़ से नीचे फेंक देगा। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने एक एकांत मंडप देखा। कुछ लोग यहाँ आए थे, लेकिन यह अच्छी तरह से बनाए रखा गया था, लंबे पेड़ों से घिरा हुआ था और कुछ वाइल्ड फ्लावर छिटपुट रूप से खिलते थे, जिससे दुनिया से छिपे एक स्वर्ग की भावना पैदा होती थी। जैसे जैसे वे करीब आ गए, मेइशू मंडप का पूरा दृश्य देख सकते थे। अंदर वहां एक आदमी को खंभे के खिलाफ झुकते हुए बैठाया, एक किताब पढ़ा। उन्होंने अपनी कलाई पर एक काला सूट और एक मूल्यवान दिखने वाली घड़ी पहनी थी। फी ने एक शक्तिशाली आभा को बाहर कर दिया और उनकी उपस्थिति में थोड़ा डराने वाला वाइब था। लेकिन मेइशू ने स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में परवाह नहीं की। जब उसने उसे देखा तो उसने तुरंत उत्साह के साथ कहा, जियोबाओ, क्या आप बहन को याद करते हैं? अध्याय 92, फाइनेंसर पैसे देने के लिए आता है। लूसी ने अपने हाथों में किताब रखी और देखा। उसने देखा कि एक लड़की खुशी से उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान के साथ उसकी ओर भाग रही थी। उनके होंठ अवचेतन रूप से एक मुस्कान में उठाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे दृढ़ता से दबा दिया, एक ठंड और दूर के स्वर को अपनाते हुए। मैं जियोबाओ नहीं हूँ। आपने मुझे किसी और के लिए गलत किया है। मेइशू ने उससे 1 मीटर की दूरी पर रुककर उसे आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उसने लूसी को ऊपर और नीचे की छानबीन की। अंत में उसकी टकटकी उसके हाथों में अनियंत्रित अंग्रेजी पुस्तक पर गिर गई और अचानक वह कुछ समझ गई। क्या आपकी बीमारी ठीक हो गई है? लूसी ने उसके होंठों को कसकर दबाया, उसके सवाल को अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उन्होंने पूछा, आपने मुझे पिछली बार किस तरह की कैंडी दी थी? हाल के दिनों में जब लूसी के एपिसोड थे तो अवधि बहुत कम हो गई थी। हर बार जब वह उठा तो वह अपने मुंह में एक लॉलीपॉप पाता। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उसने पहले कभी उस कैंडी की पैकेजिंग नहीं देखी थी और वह इसे कहीं भी नहीं खरीद सकता था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेहतर स्थिति उस कैंडी से संबंधित हो सकती है। इस बार उसने विशेष रूप से उसे इस कारण से आने के लिए कहा। मेइशू एक पल के लिए झिझकते थे, जाहिर है कि यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि उसकी चिंता हो। उसने जल्दी से कुछ बिंदुओं के साथ एक लॉलीपॉप का आदान प्रदान किया और उसे सौंपते हुए उसे सौंप दिया। मैंने इसे खुद बनाया है। क्या आपको ये पसंद है? लूसी ने इसे लिया और थोड़ी देर के लिए ध्यान से उसके हाथ में जांच की। जिस तरह वह सिर हिलाने वाला था, उसने अचानक कुछ सोचा। जब उसने अपनी आंखें उठाईं, तो उसने वास्तव में मेइशू की आंखों में अविश्वास का एक फ्लैश पकड़ा। वह जो शब्द कहने वाला था वह उसके गले में फंस गया और उसने भावना से कैंडी को वापस अपने हाथ में डाल दिया। केवल कैंडी जैसे बच्चे। मैं अब जियोबाओ नहीं हूँ, इसलिए आपको मुझे कैंडी देने की आवश्यकता नहीं है। क्या वह ये कह रहा था कि जब वह जियोबाओ था तो उसे कैंडी देनी थी? मेइशू ने एक भान उठाए। ऐसा लग रहा था कि जब भी कोई एपिसोड होता है तो उसे कैंडी देने के लिए उसे थोपने के उद्देश्य से उसे यहाँ लाया गया था। मेइशू ने इसे अविश्वसनीय पाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए वह सहमत नहीं हो सकती थी। उसने आसानी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर मैं ये कैंडी आपको दे दूंगा जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं मरीजों के साथ बहुत धैर्यवान हूँ।
चिंता न करें, धन्यवाद। लूसी ने ईमानदारी से उसे धन्यवाद दिया और फिर उससे एक खाली सीट की ओर इशारा किया। बैठिए, मेईशू ने शिकायत से बैठकर पूछा, क्या कुछ और है? लूसी ने कहा, मेरे सहायक ने मुझे बताया कि इन एपिसोड के दौरान मैं आपको खोजने पर जोर दूंगा। हम संपर्क जानकारी का आदान प्रदान क्यों नहीं करते हैं? इस तरह ये हमें भविष्य में बहुत परेशानी से बचाएगा। मेईशू को इससे थोड़ा परेशान महसूस हुआ। वह जो कह रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि उसके सहायक ने उसे हर बार एक एपिसोड के लिए ध्यान रखने के लिए उसे छोड़ने का इरादा किया था। इस तरह से सोचते हुए मेईशू ने चतुराई से पूछा, क्या आपके एपिसोड के बीच का अंतराल लंबा है? क्या घर पर अपनी स्थिति को नियंत्रित करने का कोई अन्य तरीका नहीं है? उद्धरण चिन्ह। लूसी, वह अपने शब्दों में अनिच्छा का पता लग रहा था। चुप्पी के एक क्षण के बाद उन्होंने समझाया, घटना का समय तय नहीं है, इसलिए लगातार नजर रखने का कोई तरीका नहीं है। यदि आपको लगता है कि यह आपको परेशान करेगा तो मैं आपको शुल्क दे सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पैसे का भुगतान, उस पर बातचीत की जा सकती है। लूसी की आंखों में मनोरंजन का एक निशान था। 100,000 हर बार, यह मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद पर विचार करें। सौदा। मेईशू अपनी उदारता से काफी संतुष्ट थे। उसकी आंखों में यह आदमी अब कभी कभार एक परेशानी भरा रोगी नहीं था, वह उसका फाइनेंसर बन गया था। यह ऐसा था जैसे वह अपने पैसे देने के लिए दौड़ रहा था। उसने जल्दी से लूसी के साथ सोशल मीडिया खातों का आदान प्रदान किया। लूसी सामग्री थी और कहा, अब आप जा सकते हैं। मेरे पास मेरा सहायक आपको वापस ले जाएगा। उसकी उम्मीद की अभिव्यक्ति को देखकर लूसी के मूड में बेवजह सुधार हुआ। ठीक है, अगली बार मिलते हैं। मेईशू खुशी से कक्षा के सभा स्थल पर लौट आए। लू यान थोड़ी देर के लिए उसकी तलाश कर रहा था और अब उसने आखिरकार उसकी वापसी देखी। राहत मिली। तुम कहाँ गए? एक आपके लिए हर जगह देखा, डर है कि आप जंगल में खो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। बस चारों ओर टहल रहा है। मेईशू मुस्कुराया। अब तक सभी छायादार धब्बे पहले से ही दूसरों द्वारा लिए गए थे और सभी ने मेजपोश पर अपने स्नैक्स को बाहर कर दिया था। लू यान ने समझाया, मैंने एक स्थान आरक्षित किया है, मेरे साथ आओ। उन्होंने मेईशू को एक पेड़ के नीचे चट्टान के किनारे के करीब एक जगह पर ले जाया, लेकिन अच्छी सुरक्षात्मक रेलिंग के साथ, इसलिए गिरने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय उनके पास अद्वितीय दृश्यों का एक बेहतर दृश्य था। ये वास्तव में एक अच्छी जगह थी। लू यान ने स्नैक्स को बाहर कर दिया था जो उसने सिर्फ मेजपोश पर खरीदा था और कहा, आपने कहा था कि आप पहले भूखे थे, इसलिए आगे बढ़ो और खाओ। वे सभी स्नैक्स हैं जिन्हें आप खाने से प्यार करते थे जब आप छोटे थे। मेईशू की आंखें थोड़ी दूर की यादों के रूप में झपकी लेती हैं, जिसमें मिष्टी गंध के संकेत के साथ अचानक उसके दिमाग में पुनर्जीवित हो गया था। उसे याद आया कि वह इन स्नैक्स को सबसे ज्यादा प्यार करती थी जब वह छोटी थी, लेकिन उसकी माँ बाई लिंग ने हमेशा उन्हें खाने से मना किया। इसलिए जब भी वह उन्हें तरसती थी तो वह लू यान के कमरे में घुस जाती थी, अपनी अलमारी में छिप जाती थी और चुपके से उन्हें खा जाती थी। बाद में जब लू यान को पता चला कि उसने अनजाने में अपनी अलमारी में एक ग्लूटोनस हैमस्टर को उठाया था तो वह हंसी में फट गया और उसे बाहर निकाल दिया, उसे डाइनिंग टेबल के सामने बैठा दिया और उसे खुले तौर पर खाने की अनुमति दी। मैंने चाची बाई को नहीं बताया। खूबसूरत लड़के ने पूरी तरह से उससे वादा किया, फिर अपने अधिकांश स्नैक्स खाने के लिए आगे बढ़े। इसे गोपनीयता शुल्क कहा। अध्याय 93। कुछ ऐसा होने का नाटक करना वह नहीं है। उसकी यादों से युवा और कोमल चेहरा धीरे धीरे उसके सामने वर्तमान युवक के साथ ओवलैप हो गया। मेईशू धीरे से मुस्कुराया, इन सभी वर्षों के बाद मेरी वरीयताओं को याद करने के लिए धन्यवाद। लू यान ने थोड़ा शर्माया, उसके केंद्र टकटकी से थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। उन्होंने जवाब दिया, आपको मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े और खाएं। यदि आप कुछ और खाना चाहते हैं तो बस मुझे बताएं और मैं इसे पास के स्नैक स्टॉलों से खरीदूंगा। जब झोली टॉयलेट से लौटी तो उसने मेईशू को अपनी सीट पर बैठे देखा। क्रोधित होने के बजाय झोली ने लू यान के करीब एक सीट चुनी और लापरवाही से स्नैक्स का एक बैग उठाया। लू यान, आपको कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है? मैं उस फलों का रस भी लाया जिसे आप प्यार करते हैं। उसने उसे रस की एक छोटी बोतल सौंपी और कहा, यहाँ, ये ब्रांड अब लगभग अनुपलब्ध है। वन ने किसी को खोजने के लिए भेजा और अंत में एक छोटी सी जगह में अंतिम शेष कारखाना पाया। मेरे घर के फ्रिज में अभी भी बहुत कुछ है। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो आप मेरी जगह पर आ सकते हैं और कुछ हो सकते हैं। धन्यवाद। लू यान ने उसे ठंडी अभिव्यक्ति के साथ लिया। झोली ने संतुष्टि के साथ मेईशू को देखा और कहा, क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि आप भोजन के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, इसलिए मैं केवल एक बोतल जूस लाया। मैं अगली बार आपके लिए कुछ लाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, एक फलों के रस की तरह नहीं। मेईशू ने कहा कि शब्दावली को याद करने के लिए अपने बैग से एक अंग्रेजी किताब निकालते हुए। झोली को लगा कि वह कड़ी मेहनत करने का नाटक कर रही है, लेकिन उसने अभी भी उसकी प्रशंसा करने का नाटक किया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित होंगे।
यहाँ तक कि जब आप खेल रहे होते हैं तब भी आप शब्दावली को याद करना नहीं भूलते हैं। आपके पास उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। मेइशू ने गर्म सॉसेज का एक टुकड़ा लिया और कहा, ऐसी कई चीजें हैं जिनकी आप उम्मीद नहीं करते हैं। कोई आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। झोउ ली की मुस्कान एक पल के लिए भड़क गई। मैं ईमानदारी से आपकी प्रशंसा कर रहा था, मेइशू। मैं तथ्यों को बता रहा हूँ। जैसा कि उन्होंने बात की, मेइशू ने पहले ही एक पेज फ्लिप कर दिया था। झोउ ली ने स्पष्ट रूप से मुस्कुराया और पूछा, मेइशू, आप इतनी तेजी से शब्दावली याद करते हैं? आपने पूरे पेज को 5 मिनट से भी कम समय में पूरा किया, है ना? उद्धरण चिन्ह। यह महिला सिर्फ दिखावा करने में बहुत अच्छी है। वह बेशर्मी से लुयान के सामने अध्ययन करने के एक शो में डाल रही है। वह शायद एक भी शब्द भी नहीं पढ़ी है, अन्यथा उसने पेज को इतनी जल्दी क्यों फ्लिप किया? मेइशू ने हल्के से सिर हिलाया। मैं अन्य चीजों को याद करने में भी जल्दी हूँ। झोउ ली पूरी तरह से अवाक था। उसने लुयान पर एक नज़र चुरा ली और जब उसने अपनी आंखों में प्रशंसा देखी तो उसका दिल दर्द हुआ। उसने अपनी आवाज उठाई और कहा, फिर आपने मुझे ये देखने के लिए परीक्षण क्यों नहीं किया कि क्या आपने वास्तव में शब्दों को ठोस रूप से याद किया है? आखिरकार जब आप यहाँ अकेले अध्ययन कर रहे हों तो आपके लिए यह प्रभाव जानना मुश्किल है ना? वह सिर्फ लुयान के सामने मेइशू को बुरा बनाना चाहती थी। झोउ ली का मानना है कि मेइशू की स्मृति उतनी अच्छी हो सकती है। यदि वह बाद में परीक्षण किए गए शब्दों को याद नहीं कर सकती है तो वह शर्मिंदा हो जाएगी। ये सुनकर लुयान ने भी सहमति व्यक्त की। शब्दों को याद करते हुए किसी को प्रश्नोत्तरी करना सबसे प्रभावी है। झोउ ली प्रसन्न थे और इस विचार के बारे में अधिक आत्मविश्वास था। देखें, यहाँ तक कि लुयान सहमत हैं, तो आप किसके लिए संकोच कर रहे हैं? मैं सिर्फ आपकी प्रगति की जांच करने में आपकी मदद कर रहा हूँ। ठीक है। मेइशू ने उसे किताब सौंपी। यदि आप मुझे क्विज करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। झोउ ली का मुंह लगभग उसके कानों तक फैला हुआ था। वह जल्दी से पिछले पृष्ठ पर पहुंच गई और पूछा, आपने अभी इस पृष्ठ को याद किया है ना? नहीं, मेइशू ने इसका खंडन किया। झोउ ली नाराज हो गया। मैंने स्पष्ट रूप से पेज को मोड़ने से पहले इसे खत्म करते देखा। क्या आप मेरे और लुयान से झूठ बोल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। झोउ ली गुप्त रूप से प्रसन्न थे। वह जानती थी कि मेइशू उजागर हो जाएगा। मेइशू परीक्षण शुरू होने से पहले ही भड़क गया, लेकिन वह फिर से अंग्रेजी पुस्तक के माध्यम से मेइशू को देखने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। वह चाहती थी कि लुयान ये देखे कि मेइशू कितना पाखंडी हो सकता है। मेइशू ने जवाब दिया, नहीं, एक का मतलब है, मैंने पहले ही अगले पेज को भी समाप्त कर दिया। लुयान के सामने मेइशू को अपमानित करने के बारे में झोउ ली की कल्पना अचानक बाधित हो गई, जिससे वह थोड़ा पकड़ा गया गार्ड को छोड़ दिया। क्या आप कह रहे हैं कि आपने इन सभी शब्दों को 2 मिनट से भी कम समय में याद किया है? क्या वह मजाक कर रही है? झोउ ली को विश्वास करना मुश्किल था। उसके अंग्रेजी स्कोर पहले से ही शीर्ष में थे, लेकिन फिर भी वह इस बात की हिम्मत नहीं करेगी कि वह इतने कम समय में शब्दों के 2 पूरे पृष्ठों को याद कर सकती है। इसके अलावा सिर्फ 2 मिनट, यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक पूर्ण पृष्ठ को पढ़ने के लिए समाप्त करने की संभावना नहीं है ना? क्या मेइशू गंभीर है? लुयान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब से आप एक बच्चे थे तब से आपके पास एक उत्कृष्ट स्मृति थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अब और भी बेहतर होंगे। झोउ ली जलन से खुजली कर रहा था। इससे पहले कि मेइशू जवाब दे पाती, झोउ ली मदद नहीं कर सकता लेकिन बाधित करता है। जब एक राजधानी में था तो मेरे स्कूल में अंग्रेजी में शीर्ष छात्र को इतने सारे शब्दों को याद करने के लिए कम से कम 10 मिनट की आवश्यकता थी। आपको बस 2 मिनट लगे और आपने उस समय के दौरान मुझसे बात भी की और आप मुझे बताते हैं कि आपने उन सभी को पहले ही समाप्त कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप मुझे परीक्षण कर सकते हैं। क्या यह नहीं है कि आप सबसे अधिक क्या करना चाहते हैं? मेइशू ने अचूक रूप से कहा। झोउ ली ने उसके होंठों को काट दिया और उसकी टकटकी को पाठ्यपुस्तक में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यदि आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो अब डींग मारें। सौदा। मेइशू जल्दी से सहमत हो गए। कृपया सही शब्द रिकेशन कार्य को पूरा करें। इनाम जोड़ 1 अंक। अध्याय 94 सम्मान प्राप्त करना। मेइशू ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। ये सब आश्चर्यचकित नहीं है कि सिस्टम इस कार्य को जारी करेगा। इतने लंबे समय तक सिस्टम के साथ रहने के बाद उसने इसके कई पैटर्न का पता लगाया था। इसलिए झोउ ली के प्रति उसके पिछले उकसावे का उद्देश्य मेइशू के ज्ञान का परीक्षण करने के अपने इरादे को प्रकट करना था। इस तरह मेइशू स्थिति का लाभ उठा सकता है और सिस्टम से कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है। हालांकि झोउ ली को मेइशू की गणना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह अभी भी मानती थी कि वह लुयान के सामने मेइशू को शर्मिंदा कर सकती है और इस पर गर्व महसूस कर रही है। हंगामा ने कई शिक्षकों और छात्रों का ध्यान आकर्षित किया, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उत्सुक थे और देखा। ग्रेड निर्देशक ने देखा और पाया कि मेइशू फिर से एक घटना में शामिल थे। वह मदद नहीं कर सकता,
लेकिन गुस्सा हो सकता है। प्रिंसिपल, मैं जाऊंगा और उसे थोड़ी देर के लिए चुप रहने के लिए चेतावनी दूंगा। मत करो। प्रिंसिपल ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, इशारा करते हुए शांत रहने के लिए। चलो पहले देखें, ये छोटी लड़की दिलचस्प है। ग्रेड निर्देशक ने गुस्से से मेइशू को देखा और वापस बैठकर उसे अपने दिल में कोसते हुए। मूल रूप से उनके प्रबंधन के तहत हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में सभी छात्रों ने अपनी पढ़ाई के अलावा किसी अन्य चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया और स्कूल ने कभी भी किसी भी बड़े मुद्दे का सामना नहीं किया। हालांकि मेइशू के आने के बाद वास्तव में पैसे की चोरी का एक घोटाला था। ये वास्तव में उसके लिए शर्मनाक था। हालांकि जांच में बाद में पता चला कि पैसे की घटना का मेइशू से कोई लेना देना नहीं था, असली चोर पकड़ा नहीं गया था। ग्रेड निर्देशक केवल मेइशू पर अपना गुस्सा निकाल सकता था, उसे एक पंचिंग बैग के रूप में मान सकता था। इस समय बहुत से लोग झोली परीक्षण मेइशू की अंग्रेजी वर्तनी पर विचार कर रहे थे। मूल रूप से वे सभी ग्लोटिंग कर रहे थे क्योंकि पिछली बार केवल मेइशू की गणित पेपर की जांच की गई थी, लेकिन उन्होंने सुना कि उसकी अंग्रेजी भी भयानक थी। उन्होंने सोचा कि इतने कम समय में अंग्रेजी में उत्कृष्टता प्राप्त करना उनके लिए असंभव होगा, एक ऐसा विषय जिसे एक ठोस आधार की आवश्यकता थी। लियुकाई पिछली बार मेइशू से पीड़ित था और अब उसने उसका मजाक उड़ाने का मौका देखा। वह तुरंत देखने के लिए आया था। झोली वर्तमान स्थिति से बहुत संतुष्ट थे। वह सिर्फ लुयान के सामने चेहरा खोना चाहती थी, लेकिन अब इतने सारे सहपाठी देख रहे थे। यहाँ तक कि अगर मेइशू ने पूरे ग्रेड के सामने खुद को शर्मिंदा किया तो झोली को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। उसकी गणना अच्छी तरह से सोची गई थी और उसने मेइशू का परीक्षण करने के लिए शब्दों के 2 पृष्ठों से सबसे कठिन और सबसे लंबे शब्दों में से एक को चुना। यह एक ऐसा शब्द था जिसे कई लोग अक्सर गलत करते थे और मेइशू ने इसे केवल 2 मिनट से भी कम समय के लिए सुनाया था। उसे सुरक्षित रूप से याद रखना उसके लिए असंभव होगा। हालांकि सभी के आश्चर्य के लिए मेइशू ने शांति से इस शब्द को लिखा। झोली ने सोचा कि यह एक स्थायी है और 1 दर्जन से अधिक शब्दों पर मेइशू को क्विज करना जारी रखा, लेकिन मेइशू ने उन सभी को धाराप्रवाह उत्तर दिया। अब झोली के चेहरे पर मुस्कान को बनाए नहीं रखा जा सकता है, ये देखते हुए कि वह उसे स्टंप नहीं कर सकती है। लियुकाई ने गुस्से में पाठ्यपुस्तक ली और एक शब्द उठाया कि वह अक्सर मेइशू का परीक्षण करने के लिए गलत था। मेइशू ने अभिव्यक्ति से कहा, लियुकाई, क्या मैंने आपको मेरी अंग्रेजी पुस्तक को छूने दिया? क्रोध के एक फिट में लियुकाई पुस्तक को जमीन पर फेंकने वाला था, लेकिन उसकी आंख के कोने से लुयान की बर्फ ठंडी अभिव्यक्ति की एक झलक पकड़ी। उसका हाथ काम गया और उसने जल्दी से अपना दिमाग बदल दिया, किताब को वापस झोली के हाथों में भर दिया। पाठ्यपुस्तक को पकड़े हुए झोली को लगा जैसे वह एक गर्म आलू पकड़े हुए है। वह मेइशू को खुद को शर्मिंदा देखना चाहती थी, न कि मेइशू को दूसरों की प्रशंसा अर्जित करने के लिए। उसके चारों ओर मेइशू के लिए प्रशंसा की आवाजें जोर से बढ़ी और झोली को अचानक ऐसा लगा जैसे वह खुद को पैर में गोली मार रही थी, जिससे उसे बहुत असहज महसूस हुआ। क्या आप जारी नहीं हैं? अभी भी बहुत सारे शब्द बचे हैं, मेइशू ने उत्सुकता से पूछा। झोली ने अपने दांतों को पीस दिया और अगले पृष्ठ की ओर मुड़ते हुए कहा कि मेइशू को पिछले कुछ शब्दों को याद नहीं होगा, लेकिन वह निराश होने के लिए नियत थी। मेइशू में अब एक नज़र में चीजों को याद करने की क्षमता थी और ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे स्टंप कर सके। झोली को अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक को अलग करने जैसा महसूस हुआ, लेकिन शिक्षकों को देखने के साथ वह केवल एक जबरन मुस्कान पर डाल सकती है। लुयान सही है, आपकी स्मृति वास्तव में प्रभावशाली है। धन्यवाद, मेइशू ने एक बेहोश मुस्कान के साथ जवाब दिया। बधाई हो, मेजबान ने सफलतापूर्वक शब्द यादगार कार्य पूरा कर लिया है और 10 अंक अर्जित किए हैं। मेइशू के होठों पर एक मामूली मुस्कान दिखाई दी। लुयान ने एक जूस बॉटल कैप को खोल दिया और उसे सौंप दिया। आपने अच्छा किया, अच्छा काम जारी रखें। धन्यवाद, मेइशू ने बिना सोचे समझे रस लिया और एक घूंट पिया। पीने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह वह रस था जिसे झोली ने विशेष रूप से लुयान के लिए लाया था। उसने धीरे से रस नीचे रखा और झोली को देखा। उसके चेहरे को एक बर्तन के नीचे के रूप में अंधेरे के रूप में बदल दिया, एक टकटकी के साथ जो उसे नग्न करना चाहता था। उसकी टकटकी के तहत असहज महसूस करते हुए मेइशू ने रस को नीचे रखा और माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करें। झोली ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये कुछ भी नहीं है, मेरे पास घर पर बहुत सारे हैं। अगली बार मैं भाई लुयान के लिए एक और बोतल लाऊंगा। आप बहुत विचारशील हैं, मेइशू ने एक दोषी विवेक के साथ जवाब दिया और अध्ययन करना जारी रखा। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? झोली ने अपने दांत पीस लिए। मेइशू ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। मैं क्यों करूंगा? वैसे आप हार गए हैं, लेकिन आपने गाया नहीं है। झोली गुस्से में था, लगभग उसकी छाती में हवा में घुट रहा था। उसका चेहरा पके हुए बैंगन की तरह बैंगनी हो गया। हालांकि उसे हार माननी थी और मेइशू को देना था। मेइशू ने अध्ययन किया जबकि झोली उसके लिए वादा किया गया था। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।